कुछ भी। अरे सर, केमिस्ट्री में भी तो पढ़ रहा हूँ, शायद से ऐसे ही है। इन्वर्टर में? नहीं। फिर इन्वर्टर में आपने ये सुना होगा बैटरी के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हो ना आप? हाँ। बैटरी क्या करती है? बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और वो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करती है। वो एक अलग फिनोमिना है। मैं बात कर रहा हूँ इन्वर्टर की। बैटरी के बराबर में लगा होता है इन्वर्टर। वो क्या करता है? वो बैटरी को चार्ज करता है एक तो। ठीक है। हम्म। अगर हमारी बैटरी चार्ज हो गई, तो मैं, आपको पता है बैटरी पे डायरेक्ट करंट नहीं लग, डायरेक्ट अपने डिवाइसेस को नहीं चला सकता। जैसे मेरे पास टेलीविजन है। अब टेलीविजन में दो तरह के ऐसे तार निकले होते हैं, मैं उसको डायरेक्ट बैटरी पर नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि जो मेरा टीवी है ना, उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, उसके अंदर एलसीआर सर्किट है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके अल्टरनेटिंग करंट सोर्स पर ही काम करेगा। अगर आप में डायरेक्ट करंट दोगे ना, करंट जाएगा। करंट जाने के बाद अंदर की कॉइलिंग को बर्बाद कर देगा, और वो चीज मेरी फूक जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि आप जो करंट फ्लो करा रहे हो, आपको उसकी बेसिक पता होना बहुत जरूरी होता है कि आपका करंट है किस टाइप का। जनरली जो बैटरी है ना, या जनरेटर है, इनसे जो करंट निकलता है आपका, वो जनरेटर से तो इंड्यूस करंट होता है, वो ऑसिलेटरी में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जो बैटरी होती है, बैटरी में से स्पेशली जो करंट निकलेगा, वो डायरेक्ट करंट होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, एसी पढ़ाने से पहले दो तरह के करंट होते हैं। एक डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट। एक ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट छोटी चीज़ों में यूज होता है, जैसे टॉर्चेस। बैटरी से जितनी भी चीजें चलती हैं उन सब में जी। डायरेक्ट करंट होता है। जैसे आपकी व्हीकल है, व्हीकल में अल्टरनेटिंग करंट नहीं जाता, बैटरी होती है, बैटरी डायरेक्ट करंट देती है। जी सर। जी। लेकिन अगर आपके होम अप्लायंसेस जो होते हैं, जैसे आपका लैपटॉप है, और आपका मोबाइल फोन है, या आपका टेलीविजन है, ये सारे के सारे जो है ना, ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के ऊपर काम करते हैं। अगर आप इनको डायरेक्ट कर से चलाओगे ना, थोड़ी देर चलेंगे, उसके बाद फूक जाएंगे ये। क्योंकि उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती चीजों को लेने की। एक बल्ब देखा है आपने? बल्ब जो होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। जी। कैसा वाला देखा है? वो देखा है पीले कलर का जो होता है, जिसमें टंगस्टन लगा होता है बीच में, हाँ, फिलामेंट। वो मतलब टंगस्टन ऐसा, थोड़ा मतलब गोल सा, मतलब वो। स्प्रिंग टाइप। जी जी। देखा है वो? हाँ, देखा है। अच्छा, ये बताइए, घर में जो लाइट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कैसे? घर में जो लाइट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अ, भूल गए? पता नहीं। 50 हर्ट्ज लिखाई थी मैंने। अच्छा। कभी उस बल्ब की तरफ गौर से देखना आप, तो आपको ना एक उसके चीज नजर आएगी। उसके पीछे लिखा रहता है कि कितना है जी। वो सब तो लिखा होता है, आपने कभी बल्ब को देखा है गौर से? आपको दिखेगा बल्ब कंटिन्यूअसली लुक लुक करता रहता है, ब्लिंक करता रहता है। ऐसा कभी देखा है, ऑब्जर्व किया है? शायद। शायद। अगर, लेकिन आप अगर देखेंगे ना, इनको सीएफएल वगैरह को देखेंगे, तो ये दिखती नहीं है हमें, लेकिन बल्ब में इजीली दिख जाता है। तो बल्ब जो दिखता है ना, जैसे मैं बताता हूँ, आपने घर में जो हमारे करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी ना इस तरह से होती है, सर, ये करके। मुझे 1 मिनट देंगे? मैं भी हाँ आ रहा हूँ, ठीक है। सॉरी। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए। अभी आ रहा हूँ।
हेलो। जी जी रेहान। सर मैं थोड़ा बोल नहीं पाऊंगा। वो मैं दवाई लगाया हूँ। काले हो रहे हैं क्या? हाँ, छाले हो रहे हैं तो इसलिए भी गया था मैं। भाई पेट सही रखा करो। इससे मेरा पेट खराब रहता है। एक सेकंड, कॉल आ रही है, कॉल रिसीव करो। जी। हेलो। अब क्या दिक्कत रहती है फरहान पेट में? क्या सर? इशू क्या रहता है आपके स्टमक के अंदर? सर शायद से मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ शायद। अच्छा। शुगर ज्यादा लेते हैं कम लेते हैं? अभी कम किया है। देखिए मैं ये कह रहा था, मैं आपको बल्ब की हिस्ट्री बता रहा था, बल्ब किस तरीके से काम करता है। देखो ये जो आपको दिख रहे हैं ना ऊपर वाले, ये जो है, दीज ऑल आर दी पॉजिटिव इनपुट्स। और घर में जो हमारे अल्टरनेटिव करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1 सेकंड के अंदर ये 50 बार ऊपर जाता है, 50 बार नीचे जाता है। तो आपका जो बल्ब है ना, आप अगर उसको रोक कर 1 सेकंड को ऑब्जर्व करो स्लो मोशन में, तो 1 सेकंड के अंदर वो बल्ब 50 बार जलता है, 50 बार बंद होता है। पता है आपको ये वाली बात? हम्म। तो ये इसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है आपके अल्टरनेटिंग करंट का। ये मैं बता रहा था आपको, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इंडिया में आपने देखा होगा कुछ वायर्स ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं ऐसे करके, और कुछ वायर्स जा रहे होते हैं ऐसे करके। तो जो होम या डोमेस्टिक कलेक्शन आता है ना लाइट का, वो नीचे वाले वायर से आता है, इन वायर से। ऊपर वाले वायर से नहीं आता। यहाँ जो वायर होते हैं इनके अंदर 11,000 वोल्ट होता है। वोल्टेज काफी ज्यादा होता है, इंसान टच होते ही ना इससे। यहाँ जो करंट होता है इसका वोल्टेज थोड़ा कम होता है, 440 वोल्ट के अराउंड होता है। कई जगह पर यहाँ जो करंट का प्रिंसिपल होता है वो डायरेक्ट करंट बेचते हैं। ये डायरेक्ट करंट जाता है सीधे ट्रांसफार्मर के अंदर, ऐसे करके आपका ट्रांसफार्मर होता है। और ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, आपका जो डायरेक्ट करंट ऊपर जा रहा था जहां बन रहा था, जो आपके प्रोडक्शन प्लांट है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्लांट, वहां जब बन रहा था हम्म। वहां से आ रहा था ये करंट, ये ट्रांसफार्मर में जाएगा। ट्रांसफार्मर से वायर निकल के जाते हैं इन वायर्स के पास। तो ये हमारे पे घरों में आते हैं। तो ये पर्पज होता है आपका, कन्वर्जन पता होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? हम्म। लास्ट हेडिंग आपने चेक की तो मैंने उसमें आपको एलसीआर सर्किट बताया था। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि जी। इससे क्वेश्चन ना दिखे। रेजोनेंस पढ़ाया था, रेजोनेटिंग कंडीशन। हाँ। ठीक है, अब एक हेडिंग डालिएगा, ट्रांसफार्मर और उससे पहले इंपॉर्टेंट हेडिंग है हमारी, पावर, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एलसीआर
या फिर उसको इंडक्टिव सर्किट भी बोल देंगे, इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, ये हेडिंग डाल लीजिए आप। हम्म। ठीक है, यहाँ सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। ये आपका अल्टरनेटिंग सोर्स है, दिस इज योर एल सी आर सर्किट, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। करंट जाएगा आई, तो पावर कितनी होगी। इसमें हम कुछ चीजें लिखेंगे वन बाय वन, पूरा डेरिवेशन ही मैं कराऊंगा, ठीक है, लिखाऊंगा हर एक चीज। पहली लाइन लिखिएगा, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज अप्लाइड टू अ एलसीआर सर्किट। ठीक है, आपने एक ईएमएफ अप्लाई किया इसके ऊपर, तो आप यहाँ उसको मान लो कि आपने जो ईएमएफ दिया वो था ई। इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ लिख लो, ई इज इक्वल टू है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जी सर। लिख रहे हैं साथ के साथ। हाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक अल्टरनेटिंग सोर्स दिया करंट का, अल्टरनेटिंग करंट। बेसिकली होगा क्या, देखो आपने एक डायग्राम पढ़ा होगा, तो मैं डायग्राम आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ साइड से। ऐसे करके आपने एक डायग्राम पढ़ा, फेजर डायग्राम। तो ये आपका वी आर होता है, ये वी एल होता है, और ये वी सी होता है। और उसको पूरा बनाऊं तो ऐसे करके। तो आपको एक चीज पता है कि हम यहाँ पर दो ही कंडीशन लेते हैं, और ये एल है, या तो वी एल ग्रेटर देन होगा वी सी से, या वी एल लेस देन होगा, और लेस देन होगा वी सी से। तो आपका एक आर होता है, ये यहाँ रहेगा फिक्स, यानी ईएमएफ इधर की तरफ फिक्स रहेगा। आपने यहाँ पर दिखा दिया ना, ई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, तो ये वैल्यू आपकी किसके बराबर हो गई, ओमेगा टी के। अब करंट या तो नीचे वाले हिस्से में आएगा, या करंट आपका इधर वाले हिस्से में आएगा। दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर ईएमएफ से ज्यादा आता है तो इसको बोलते हैं लीड करना, और अगर इससे कम आता है तो इसको बोलते हैं लैग करना। ये बात मैंने आपको बताई थी। हाँ जी। अब एलसीआर सर्किट को जब आप ईएमएफ दोगे तो आप यहाँ अज्यूम करो द अल्टरनेटिंग करंट इज लैग बिहाइंड, इज लैग बिहाइंड, पीछे रह गया वो, लैग बिहाइंड द अप्लाइड ईएमएफ, अप्लाइड ईएमएफ बाय अ फेज एंगल, बाय अ फेज एंगल फाइ। यानी कि इसका अगर डायग्राम बनाऊं ना मैं, ये कह रहा है इस चीज की, ये आपका वी आर, ये आपका वी एल, ये आपका वी सी, ये है आपका ई, यानी ये ओमेगा टी, और आपका करंट करेगा लैग ऐसे करके। ये आपका करंट है, करंट कितने एंगल से लैग करेगा। अब मान लो इसके मुकाबले में ये कर रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, तो ये करेगा फाई से लैग। ठीक है, अब ये पूरा ठीक। 90 होगा, ये पूरा 90 होता है, तो ये वाली वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी, अभी फाइव मान लो इसको, ये हो जाएगा 90 माइनस फाइव। ऐसे लिखिएगा, 90 मत लिखिएगा, अब सीधे लिखिएगा यहाँ पर
ओमेगा टी -5। इतने से ये लैग कर रहा है। ठीक है। जी सर। अब आपने दो चीजें लिखी। एक तो आपका ईएमएफ, वो कितना था, E0 साइन ओमेगा टी। एक आपका अल्टरनेटिंग करंट है जो कि लैग कर रहा है, तो आई को क्या लिखेंगे, आई को लिखेंगे I0 साइन ओमेगा टी -5। ठीक है, ये किस चीज को बता रहा है, माइनस करना। माइनस करना आपको बता रहा है फेज लैगिंग को। फेज लैगिंग। अगर यहाँ ऐड हो रहा होता तो क्या होता, सामने रहता। सामने जाता। यार ऐड हो रहा होता यहाँ पर, मैं इसकी पूछ रहा हूँ, यहाँ प्लस का निशान होता तो क्या होता, क्या बोलते, फेज लैगिंग बोलते या क्या बोलते, फेस लैगिंग नहीं बोलते। क्या बोलते फिर? मूविंग टुवर्ड्स। लीडिंग बोलते हैं उसको। लीड करना, लीड करने का मतलब आगे करना होता है। लैग करने का मतलब पीछे रह जाना होता है। तो अगर आपका आगे की तरफ करंट जा रहा है तो उसको बोलते हैं लीड करना, कि आपके ईएमएफ के जी। कंपैरिजन में जो करंट है वो लीड करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, करंट आपका लैग कर रहा है। पीछे है उसके। जी। अब आ जाइए आप मेन टॉपिक पर आपकी। हाउ डू यू कैलकुलेट द पावर, कैसे निकालते हैं पावर? वर्क डन अपॉन चार्ज। एक तरीका तो ये होता है, एक होता है पावर वर्क अपॉन चार्ज होता है, पोटेंशियल होता है वो। पावर होता है आपका वर्क डन अपॉन टाइम, कितना काम कितने टाइम के अंदर किया जा रहा है। जैसे आपके दो दोस्त हैं, एक आप और रेहान, और एक आपका फ्रेंड है एफ। मैंने रेहान को काम दिया, रेहान ने सेम काम 8 आवर्स में कर लिया, और रेहान के दोस्त ने सेम काम 10 आवर्स में किया। जी। तो किसको पावर ज्यादा लगेगी काम करने में? काम सेम है, एक को टाइम ज्यादा लग रहा है, तो पावर इसकी कम हो जाएगी। इसका, रेहान को पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी सेम काम करने के लिए। नहीं समझे? नो। आपको 4 रोटी खानी है, दो दोस्त हैं, एक आपका फ्रेंड। तो हम्म। आपने अगर वो 4 रोटी 15 मिनट में खा ली, और आपके फ्रेंड ने उन 4 रोटियों को खाने में 20 मिनट ले ली, तो वो टाइम ज्यादा ले रहा है सेम काम करने के लिए। जब आपका टाइम बढ़ेगा तो पावर कम हो जाएगी। जी। तो आपको उतने टाइम में अगर वो काम करना है 15 मिनट में, तो आपको ज्यादा पावर के साथ करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड। ठीक है। जी सर। जी। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम। अब इसको मैं अगर इंस्टेंटेनियसली लिखूंगा तो मैं लिखूंगा P = dW/dt। चार्ज नहीं होता, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है पोटेंशियल। यहाँ हम लिख रहे हैं पावर, पावर बराबर क्या हो जाएगा, dW/dQ/dt। है जी। ना? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जाओ मैं जाओ बाहर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप इसको लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम को, ऐसे लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल्स टू, यानी DW = वर्क डन ही तो होता है ये। जी। आपने लिखा अपॉन DQ इज इक्वल टू पोटेंशियल होता है। तो मैं अगर सिर्फ DW लिखना चाहूँ तो DW किसके बराबर हो जाएगा, V × DQ के। जी सर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए DW की जगह V × DQ/dt। ये क्या होता है DQ/dt? क्यू अपॉन टी आई। जी, तो ये हो जाएगा V × I। तो ऐसे फॉर्मूला भी तो आता है पावर का, आता है। जी। यहाँ से आप पावर लिख सकते हो ऐसे। पोटेंशियल जो है आपका वो E है, करंट है I, लिख सकते हो ऐसे। हाँ जी। ठीक है। अब मैं एक काम यहाँ करूंगा, E की वैल्यू आपने ऊपर लिखी है, कितनी थी? E0
साइन ओमेगा टी था, हाँ और आई की जगह आप क्या लिखेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यही होगा। जी। इतनी बात क्लियर है आपको? जी सर। अब आप इस चीज को सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, चीजों को ओपन करना शुरू कर देंगे। आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ऐसे लिख जाएंगे नहीं? जी। एक आइडेंटिटी मुझे आप बताइए, अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी, क्या होता है? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, माइनस साइन कॉस ए ए साइन। कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही होता है। जी। मैं खाऊंगा 13 मिनट बाद। इसको ओपन कर दीजिए आप, ये वाले हिस्से को। जो कुछ यहाँ पर है उसको ऐसे ही रहना दो। ई नॉट आई नॉट, देखो ये कई बार ना प्रूफ आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे हो रही हैं चीजें। साइन ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी ही लिखूंगा। इसको ओपन करो, क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, हो जाएगा। जी। क्या है ये आई थी आवाज? नहीं। अब भी नहीं आ रही आवाज, क्या बात है। अब मेरे लैपटॉप पे जवाब नहीं है। यानी पावर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट। अब इस साइन को अंदर ले जाओ, क्या बन जाएगा ये? साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर कॉस ओमेगा टी इंटू पाई साइन ओमेगा टी। फाइव, इस सबको सर फिर आपने अंदर ले। माइनस, सर आपने प्लस डाल दिया बीच में गलती से। अच्छा अच्छा अच्छा, माइनस है यहाँ पर। अब देखो इस पूरी टर्म को इधर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? जी सर। ये आपने लिखा पावर इज इक्वल टू, उसको सही से लिख लो एक बार। ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ई नॉट आई नॉट साइन फाइव साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ऐसे लिख सकता हूँ उसको। जी। यहाँ पर एक पॉइंट लिखिएगा फिर आप, कि व्हेन वर्क डन ओवर अ कंप्लीट साइकिल, अगर आप एक कंप्लीट साइकिल के लिए वर्क डन की बात करोगे, कंप्लीट साइकिल, तो क्या होगा? वर्क डन बराबर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेसिकली होता क्या है, आपने लिखा ना पावर इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, तो यहाँ से जी। जो आपका डी डब्ल्यू है वो आ जाएगा पावर इंटू डी टी। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आप इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू का, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू डी टी, है ना? तो यहाँ पर ये डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, लिख सकता हूँ उसको ऐसे। जी। यहाँ पर मैंने जो डी डब्ल्यू लिखा है, ऊपर टी तक तो हमारी इक्वेशन मान लेना आप कि ये इक्वेशन आ गई, मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप वर्क डन निकाल रहे हैं ओवर अ कंप्लीट साइकिल, तो कैसे लिखेंगे उसको? आप ऐसे ही लिखना पूरा प्रॉपर,
पहले आप लिखिएगा P इज इक्वल्स टू होता है dw/dt। तो आपका जो dw होगा वो हो जाएगा P × dt। व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द पावर विद रिस्पेक्ट टू ओवर अ साइकिल, तो आप क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या होगा, इंटीग्रेशन dw इंटीग्रेशन P dt, यही होगा। हाँ जी। वर्क डन 0 से W तक कंप्लीट होगा। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूंगा तो टाइम पीरियड होगा हमारा 0 से लेकर T तक। इसका इंटीग्रेशन W आएगा, मैं लगाऊं लगाऊं। LHS तो W हो जाएगा। जी, राइट हैंड साइड में आप पावर की वैल्यू डालकर इंटीग्रेट करो। पावर बाहर निकाल देंगे। पावर बाहर नहीं आएगी, पावर बहुत बड़ी वैल्यू थी, वो टाइम पे डिपेंड करती है। आपने लिखा ना इसको, अच्छा। E0 I0 cos 5 sin ω t का स्क्वायर माइनस E0 I0 sin 5 sin ω t cos ω t, लिखा था ना ये। जी। अब यहाँ पुट करो उसको पूरा, क्या है, E0 I0 cos 5 sin² ω t माइनस E0 I0 sin 5 sin ω t cos ω t। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको dt के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप दोनों जगह करोगे ना, इसको लिखोगे ऐसे करके, E0 I0 cos 5 sin² ω t का जी। इंटीग्रेशन 0 से T विद रिस्पेक्ट टू dt माइनस 0 से T E0 I0 sin 5, और यहाँ पे क्या आएगा, sin ω t cos ω t dt, यही आएगा। हाँ। अब यहाँ पे जो चीज कॉमन है उसको बाहर निकाल लो आप। यहाँ आ जाएगा E0 I0 cos 5। तो इंटीग्रेशन आपको जो करना है वो किसका करना है, सिर्फ sin² ω t का करना है। माइनस पे यहाँ से ले लो E0 I0 sin 5। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आपको करना है 0 से T तक, वो करना है sin ω t cos ω t विद रिस्पेक्ट टू dt। ये बात समझ में आई। जी। अब sin² का इंटीग्रेशन होता है कुछ, कैसे? sin² का इंटीग्रेशन होता है कुछ। sin² नहीं। जब नहीं होता तो आप इसको ब्रेक करोगे। ब्रेक कैसे करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। sin² ω t को आप लिख सकते हो 1 - cos² ω t। जी। अब कॉस स्क्वायर के लिए आपकी आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है वो मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर। बेसिकली आप डायरेक्टली लिख लीजिएगा कि जो आपका sin² ω t होता है वो बराबर होता है 1 - cos 2 ω t/2। ये कहाँ से आ गया मैं बताता हूँ। आपको पता है cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, वो होती है 1 - 2 sin² थीटा, होती है। जी। यहाँ से आप sin² थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, जो भी आपका कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, E0 I0 cos 5। यहाँ इंटीग्रेशन ही रहेगा, लेकिन इस वैल्यू को आप ब्रेक करके sin² को लिख लीजिएगा 1 - cos 2 ω t/2 माइनस E0 I0 sin 5। इसको लिख लो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 sin ω t cos ω t/2 लिख सकता हूँ, ऊपर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके। जी। उससे क्या होगा, अब देखो आपके लिए ना इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा 0 से T।
ये है आपके पास ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव। या इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे, आप हाफ को अलग इंटीग्रेट करोगे 0 से t, माइनस आप 0 से t इंटीग्रेट करोगे कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2 को। ठीक है, माइनस ई नॉट आई नॉट। यहाँ पर देखो, इसको हाफ को बाहर ले लो, आपका साइन फाइव बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में ये देखो, ये 2 sin थीटा कॉस थीटा है, ये किसके बराबर होता है, ये आपका साइन 2 ओमेगा t के बराबर हो जाएगा। जी। क्योंकि आइडेंटिटी होती है 2 sin थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू। साइन टू थीटा के इक्वल होता है। समझ में आ रही है ना आपके, मैं कर क्या कह रहा हूँ यहाँ पर। जी जी जी, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर आप एक काम करो, ई नॉट और आई नॉट बाहर ले लो। यहाँ क्या बचेगा आपके पास, अंदर बचेगा कॉस फाइव। इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो इंटीग्रेट करने के बाद हाफ को टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा टी, माइनस इसका हाफ बाहर ले लो, हाफ आप दोनों में है, हाफ भी बाहर ले लो। एक काम करो, यहाँ से हाफ भी बाहर ले लो आप, क्योंकि यहाँ पर भी हाफ है और यहाँ पर भी हाफ है, बाहर आ जाएगा। एक सेकेंड, हेलो, हाँ राजा, जी। कहाँ पर ओ है, सॉरी। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। वानिया, रजा खड़ा है नीचे, गेट खोलिए। देखो लिया। अब देखिए, ये जो कॉस 2 ओमेगा t है ना, मैं आपको बताता हूँ, इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे कॉस 2 ओमेगा t का, तो वो कितना आएगा, कॉस का कितना आता है, माइनस साइन। माइनस साइन। बेसिकली एक चीज बताऊं मैं आपको सिंपली, कि जब भी आप 0 से t, यानी पूरे साइकिल के लिए करते हो ना इसको, पूरी साइकिल के लिए इसको, और आप पूरी साइकिल के लिए करो साइन 2 ओमेगा t को, तो पूरी साइकिल के लिए 0 होता है, क्योंकि एक साइकिल आपकी पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव आती है, दोनों को जोड़ेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो पूरी साइकिल के लिए आपकी देखो, ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी कंप्लीट साइकिल के लिए, आपकी ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी कंप्लीट साइकिल के लिए, आपके पास बचेगा सिर्फ यहाँ पर t। ठीक है, जी। तो आपका जो कुछ भी बच रहा है आप यहाँ लिखो, पावर इज इक्वल्स टू ई नॉट नॉट अपॉन 2, ये है हमारे पास कॉस फाइव इंटू टी। आई बात समझ में। हाँ जी। अब एक काम और ध्यान रखना यहाँ पर, काम ये है कि ये आपकी पावर है, अगर आप इस टी को नीचे ले आओगे तो ये पावर, वर्कडन पावर नहीं आ रही थी यहाँ पर, हम कैलकुलेट जो कर रहे थे वर्कडन कर रहे थे, यहाँ वर्कडन था, तो वर्कडन अपॉन टाइम जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका हाफ टी नॉट आई नॉट कॉस फाइव के बराबर। इसको मैं लिखूंगा, पावर इज इक्वल टू W/T इज इक्वल टू हाफ ऑफ टी नॉट आई नॉट कॉस फाइव। आई बात समझ में। जी। अब और इसके पीछे की डिटेलिंग क्या है, इसकी बात हम करेंगे कल की क्लास में अपनी, आप मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो पावर जो है ना, अब जब जाओ तो पावर का डेरिवेशन ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये आता है, और मैंने इसको पूरा ड्राइव जो कराया है उसमें बस एक स्टेप आपका रिमूव किया है, साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए आपका कॉस हो या साइन हो वो 0 हो जाता है। ओके। ठीक है, जी।